तो लास्ट क्लास में हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल रहे थे। ग्रेविटेशनल फील्ड को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, दैट इज जी, जो हमने कई बार निकाला हुआ है। हमें यह बात तो पता है कि मास जो होता है वो चीजों को अपनी तरफ खींचता है। क्यों खींचता है? क्योंकि उस मास का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। जिस तरह से मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिस तरह से चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वैसे ही मास का भी अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, जिसकी वजह से वो दूसरे मास को अपनी तरफ खींच लेता है। और ये ग्रेविटेशनल फील्ड किसी पॉइंट मास की वजह से कितना आता है हम पढ़ चुके हैं। एक खोखले गोले यानी कि स्फेरिकल शेल की वजह से कितना आता है वो हम पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है एक सॉलिड स्फेयर के कारण, जैसे कि हमारी अर्थ, कितना और कैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। जब हमने इसका निकाला था तो हमने इसके बाहर वाले पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला था, इसके सरफेस पे निकाला था और इसके अंदर भी निकाला था। अब इस वाले को करेंगे तो इसमें भी हम बाहर वाले पॉइंट के लिए, सरफेस वाले पॉइंट के लिए और अंदर वाले पॉइंट के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे। हेडिंग क्या डाला है? डाला है कुछ हेडिंग? तो हेडिंग डालिए ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फेयर। तो ये समझिए ये हमारी अर्थ है, अंदर पूरा मास है, इसका मास m, रेडियस r है। इसकी वजह से इस p पॉइंट पर जो कि सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। यानी कि पहला केस है आउटसाइड। यानी कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, जब इसकी वैल्यू इससे बड़ी हो। ठीक है, फिर मैं निकालूंगा एट द सरफेस, यानी कि स्मॉल r कैपिटल R के बड़ा है, बराबर है। और तीसरा मैं निकालूंगा इनसाइड द स्फेयर, शेल नहीं है ये। ठीक है, तरीका वही है जो हमने पहले करा है कि इस यहां पर एक टेस्ट मास रख दूंगा, स्मॉल m नॉट, कोई भी मास मान लूंगा और ये पूछूंगा कि इस मास को ये मास कितने फोर्स से खींचता है। तो वो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, आपने पहले भी पढ़ा होगा, दैट इज G(m1 m2 अपॉन r स्क्वायर), पढ़ा हुआ है। चूंकि ये अट्रैक्शन का है, इधर की तरफ है, इसलिए मैं लगा दूंगा मैं माइनस r कैप। r कैप एक यूनिट वेक्टर है। अब मुझे पता है किसी भी बॉडी पर जो मास पर फोर्स लगता है वो होता है न्यूटन की जय हो m0 इंटू ए, यानी कि m0 इंटू जी। ए का मतलब जी, एक्सेलरेशन ही तो है। तो ये हो जाएगा माइनस G(m)m0 अपॉन r स्क्वायर, यानी कि ये काट पीट करके देखोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस Gm अपॉन r स्क्वायर। यानी कि यहां भी अर्नव वही बात है कि बाहर वाले किसी पॉइंट के लिए यह अर्थ वैसे ही बिहेव करेगी जैसे कि कोई सेंटर पर मास रखा हुआ है। सेम है जैसा हमने स्फेरिकल शेल में करा था। सरफेस के लिए पता करना है तो स्मॉल r कैपिटल R के बराबर रख देना। इक्वेशन नंबर 1 में हो जाएगा आपके पास सरफेस के लिए, आउटसाइड है तो ये सरफेस पे आ जाएगा माइनस Gm अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। इनसाइड वाला मैंने पॉइंट माना ये है P पॉइंट, जहां पे मुझे निकालना है। तो ये कोई सर्कल है, इसकी वजह से निकालना है। ये दोनों लिखिए और ये वाला आप लोग ट्राई करके देखिए निकलता है नहीं निकलता है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर मैं यहां पर कोई मास रख देता हूं m0, तो ये मास इसको खींचेगा, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी आएगा माइनस Gm। कौन सा? ये वाला m नहीं, सिर्फ इतना वाला पार्ट खींचेगा। तो इस वाले पार्ट का मास कितना है? ये वाला, इसको मैं मान लेता हूं m डैश। तो Gm डैश स्मॉल m0 अपॉन r स्क्वायर। फर्क सिर्फ इतना है कि m डैश की वैल्यू रख देनी है। अब m डैश कैसे निकालोगे? इस पूरे का मास m है, डेंसिटी हम कांस्टेंट मानेंगे। हम क्यों मानेंगे कहीं के अंदर पर डेंसिटी अलग है? तो कह सकते हैं कि इफ टोटल वॉल्यूम यानी कि 4/3 पाई r क्यूब हैज m मास, इस पूरे का मास m था तो इसका कितना है? देयरफॉर
4/3। अब इसका वॉल्यूम कितना है, पाई आर डैश क्यूब, आर मान लो, सॉरी, हैज एम आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब, यही आपका एम डैश, इतना ही मास खींचेगा, है कि नहीं, बोलो। तो ये मास रख दो, माइनस जी एम स्मॉल आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब, आ गया एम डैश, एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो ये हो गया एफ जी, काट पीट करके देख लो, जी एम कैपिटल आर क्यूब आर आर कैप। ठीक है, अब आपको पता है वही बात है, एम नॉट जी के बराबर रखो, अलग से मल्टीप्लाई होगा है जो अलग से आ रहा है, कट गया ना, ये तो आर क्यूब है, आर क्यूब आर स्क्वायर आर बचा, अब ये एम नोट भी काट दूंगा मैं, ये आ गया इनसाइड। लिखिए इसको, डेंसिटी की जरूरत ही नहीं है। सॉलिड स्फीयर है, इस पॉइंट पर अगर कोई है तो ग्रेविटी का फॉर्मूला है जी एम माइनस में आर क्यूब स्मॉल आर आर कैप, यही था। सरफेस पर यह हो जाता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, बाहर हो जाता है जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, मुझे बताओ, मैं आपसे पूछूं एट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी कितना होगा, अर्थ के सेंटर पर कितना होगा, तो सेंटर पर अगर हमें निकालना है तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या रख दूंगा, है ना, फॉर सेंटर स्मॉल आर इज इक्वल टू 0, तो 0 कर दूंगा तो ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, 0, यानी कि अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी नहीं होती। अब रिलेशनशिप देखिए, G और R के बीच का कर्व है, तो G और R, सॉरी, इसको देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन कर्व। इसके बाद में ये देखिए हाइपरबोला, क्या बोला, हाइपरबोला। तो सेंटर से शुरू करोगे तो स्ट्रेट लाइन और फिर हाइपरबोला, तो पहले सेंटर से शुरू कीजिए, स्ट्रेट लाइन और फिर हाइपरबोला, और सरफेस पर ये मैक्सिमम हो रहा है ग्रेविटी, देख लीजिए। बट मोर करेक्ट ग्राफ कौन सा होगा, नेगेटिव वाला, तो मोर करेक्ट के लिए आप इसको नेगेटिव में भी बना सकते हो, सेम आएगा इस तरह से। याद कीजिए हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन ग्रेविटी, पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था, अंदर किसी पॉइंट पर ग्रेविटी का फॉर्मूला, अगर ये बाहर से डी डिस्टेंस पर है, एम और आर इसके वो सब हैं, बोल, G is equal to G M नीचे R स्क्वायर और फिर याद ही नहीं तेरे को, जिसको याद होता ना वैसे अटकता नहीं है, ये था। और अभी अभी हमने एक और फॉर्मूला निकाला, ये आर स्क्वायर नहीं था, आर क्यूब था, कंजर है। और अभी अभी हमने निकाला ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द स्फीयर, और इसका फॉर्मूला हमने निकाला
मैं आपको बताऊं दोनों फॉर्मूले सेम है। ये r माइनस डी क्या है, इस पूरे r में से ये d माइनस करोगे तो क्या आएगा, स्मॉल r, वही तो है। दोनों फॉर्मूले सेम है, फर्क सिर्फ इतना है कि हमें डेप्थ चाहिए थी इसलिए हमने डेप्थ यूज करी है, यहां पर सेंटर से डिस्टेंस चाहिए थी तो हमने सेंटर से डिस्टेंस यूज करी है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए है क्या, तो आप यही याद कर लो, इसमें क्या करना है, स्मॉल आर की वैल्यू रखनी है। स्मॉल आर क्या है, डेप्थ की फॉर्म में रखना है, ये पूरा कैपिटल आर है, इतनी डिस्टेंस डी होगी तो ये कितना हो गया, आर माइनस डी, बस खत्म। अलग अलग फॉर्मूला थोड़ा चीज ही एक है, दिखाया अलग तरीके से, लिख लीजिए इसको। हेडिंग डालिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो पावर एनर्जी तुमने पूरा पढ़ा है? ग्रेविटेशनल, देखो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ेंगे, पढ़ा भी था हमने इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा था, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ा था। और जब मैग्नेट में पढ़ते हैं तो मैग्नेट में भी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे ग्रेविटेशनल फील्ड तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फील्ड और पोटेंशियल दो बातें जरूर पढ़ी जाती हैं। चलिए, तो मैंने आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये मैंने पहले के लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी किसी न किसी फील्ड की होती है और किसी न किसी रेफरेंस पे निकाली जाती है। जो रेफरेंस पॉइंट होता है हम वहां पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? और हमने निकाला था एक फॉर्मूला। अब यहां पे भी हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालेंगे, बट उससे पहले हम एक बात पूछेंगे अर्नव से। अर्नव, आपने 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी और उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया था, आपने पोटेंशियल की क्या डेफिनेशन याद करी थी वहां पर? ओके, हमने ये पढ़ा था कि इनफाइनाइट से एक कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किसी पॉइंट तक बिना एक्सेलरेट करे, कुछ टीचर ये लिखाते हैं, कुछ लिखाते हैं बिना काइनेटिक एनर्जी को चेंज करे, लाने में जो वर्क डन होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट यहां पर ये मुझे बताइए वर्क डन क्यों हुआ? वर्क डन इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे फील्ड था। मैं वहां पे लेके जाता हूं 10th में कि सपोज करो ये यहां पर कोई प्लस क्यू चार्ज रखा है, आप इनफाइनाइट से एक क्यू चार्ज को यहां पर लाना चाहते हैं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। भाई आप वर्क कर रहे हो, वर्क हमेशा कोई ना कोई फोर्स करता है, किसी ना किसी फोर्स के अगेंस्ट करता है, दो बातें होती हैं। जब मैं इसको यहां से यहां ले जाऊंगा तो मैं फोर्स लगाऊंगा क्योंकि पॉजिटिव वाला इसको रिपेल कर रहा है, तो इस फील्ड के अगेंस्ट जब मैं इसको वर्क करूंगा तो वो वर्क इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब यहां क्या केस है, यहां पे सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई मास है, ये मान लीजिए कि m मास है ये, और आपको पता है m का एक अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा चारों तरफ जो इसके आसपास किसी मास को अपनी तरफ खींचेगा। अब मैं यहां पर इनफाइनाइट पर किसी टेस्ट मास को रख देता हूं और मैं कहता हूं कि मैं उसको इधर लाऊंगा। अब मुझे लाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड इसको खुद ही खींच लेगा। बट जैसे जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड इसको खींचेगा उसका एक्सेलरेशन आएगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। बट डेफिनेशन कहती है एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं इसको एक्सेलरेशन नहीं बढ़े इधर की तरफ उल्टा खींचता रहूंगा, ताकि कितना खींचूंगा जितना कि वो खींच रहा है। अभी ये यहां पर है तो नहीं खींच रहा, जितना पास जाएगा ये इसको और तेजी से खींचने लग जाएगा क्योंकि इस पे लगने वाला फोर्स Gm1m0 अपॉन आर स्क्वायर है। जैसे जैसे आप इसके पास जाओगे आर की वैल्यू कम होगी, फोर्स बढ़ता जाएगा, तो उसमें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा तगड़ा वाला। तो इसलिए मुझे जितना फोर्स, सपोज करो यहां पे इसने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहां 5 न्यूटन का लगाया, यहां 10 का लगाया, 15 का लगाया, तो जब मैं इसको यहां लेके आऊंगा तो मैं अपना फोर्स इधर लगाऊंगा पीछे की तरफ 2 न्यूटन का, ताकि इसमें एक्सेलरेशन ना आए। जब मैं यहां पहुंचूंगा तो मैं 5 न्यूटन का लगाऊंगा, जब मैं यहां पहुंचूंगा तो मैं 10 का लगाऊंगा, यानी कि मैं एक फोर्स लगाता रहूंगा और ये फोर्स डिस्टेंस के साथ साथ चेंज होगा। यानी कि जो वर्क डन हो रहा है वो वेरिएबल फोर्स के कारण होगा, और वेरिएबल फोर्स के कारण जब वर्क डन होता है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं।
क्लियर है? चल, हाँ अब इंटीग्रेशन करेंगे। m1 है, मैं इनफाइनाइट से किसी m नोड मास को इस पॉइंट तक लाना चाहता हूं बस। अब मुझे पता है यहां से यहां तक फोर्स चेंज हो रहा है, तो छोटा सा सेगमेंट मानूंगा, तुम्हारे बहुत ऊपर से जाने वाला है, तो मैं यहां से आर पे जाकर के dr का एक सेगमेंट मान लेता हूं कि मैं अब इसको इस यहां से यहां तक लेने जा रहा हूं। ये इतना बड़ा दिख रहा है बट ये बहुत छोटा है, और जब मैं यहां से यहां तक लेकर आऊंगा तो मुझे जो वर्क डन करना पड़ेगा वो होगा dw। ठीक है, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू इधर से इधर गए हो dx, ये है। पहले डेफिनेशन लिखिए डेफिनेशन लिखिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ मास, it is the work done in bringing a mass from infinity to a point, मैंने ये पॉइंट मान लिया, यहां तक लेके आऊंगा, from infinity to a point against gravitational field without acceleration। ठीक है, ओके, तो इसके लिए वो तो मैंने लिखा हुआ दे दूंगा कि हम आर पे जाके dr का मान लीजिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि x पे जाके dx का मान लीजिए, और इस डिस्टेंस को आप r मान लीजिए, ताकि g m1 m2 अपॉन r की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो x पे जाके dx, तो वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, वर्क डन किसके द्वारा? ग्रेविटेशनल फील्ड के द्वारा। और ग्रेविटेशनल फील्ड इसको किधर खींचेगा? इधर की तरफ, तो फोर्स भी इधर लगाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी यहां हो गया, तो dw इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फील्ड इनटू dx। सो फॉर टोटल वर्क डन हम इसका क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। और ग्रेविटेशनल वर्क डन की फोर्स कितना आएगा? g m1 m0 अपॉन r स्क्वायर। डायरेक्शन हमने ऑलरेडी मान ली कि दोनों एक ही साइड है, तो थीटा 0 हो गया। कहां से ला रहे हो? इंफिनिटी से स्मॉल r तक, तो इंफिनिटी से स्मॉल r तक। इंफिनिटी पे हम क्या मानेंगे? वर्क को जीरो पोटेंशियल एनर्जी और w। तो ये हो गया आपके, हाँ r पॉइंट तक ही तो ला रहा हूं। तू थोड़ा आज ले, आज थोड़ा कर ली उसमें क्या है, एक बार में ले। अब देखो ये r स्क्वायर आ गया ना। अच्छा हाँ, यहां से यहां वर्क डन है ना इस मोमेंट पे छोटा सा, तो ये x स्क्वायर dx, इंफिनिटी से r तक। तो जो कांस्टेंट है निकालो उसको बाहर, g m1 m0 n+1 अपॉन n+1। अपर लिमिट, लोअर लिमिट, n+1 -1 हो गया, x की पावर -1 -2 + 1 -1 माइनस बाहर आ गया, और x की जगह अपर लिमिट में स्मॉल r लगाता हूं। ये ऐसा करो, अच्छा ये तो उसकी वाली है, तो चलो 2 स्टेप में कर देते हैं वरना दिक्कत हो जाए आपको।
ठीक है, तो एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। अपर लिमिट में 1/r, लोअर लिमिट में 1/∞, ये हो जाएगा 0। तो वर्क डन हो गया आपके पास -Gm1m0/r, और यही वर्क डन क्या कहलाता है? पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कर दो इसको, बस करो, लिख लीजिए। है चलो अब इसके कुछ बहुत पार्ट्स हैं, वो देख लेना एक बार ध्यान से कि क्या चीज है। पहली बात तो ये कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -g, अगर दो मास हैं m1 और m2 r डिस्टेंस पर, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है Gm1m2/r², लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पहले तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है इसलिए मैं वेक्टर लगाऊंगा, -Gm1m2/r होता है, ये बात याद रखना, नंबर 1। नंबर 2, इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते हो आप? 0। अब कोई भी वैल्यू रखोगे यहां पर तो वैल्यू तो नेगेटिव में ही आनी है, और ये होती है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 0। और कहां पर होती है? इनफाइनाइट पर। उसके बाद आप इसके जितना करीब आते जाओगे आर की वैल्यू कम होती जाएगी और यू की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मतलब इनफाइनाइट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो 0 पर है पोटेंशियल एनर्जी, फिर वो ऑब्जेक्ट आपके पास यहां आया तो पोटेंशियल एनर्जी होगी -1, फिर यहां आया -2, -3, -4, -5, ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी। तो इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। जितना करीब आओगे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है, जितना किसी मास के करीब जाओगे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। लिखिए इस बात, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट मान लीजिए उस क्वेश्चन को, क्योंकि उसके रिजल्ट्स आपके काफी काम आने वाले हैं। अपने आप करेंगे आप। ये मान लीजिए कि आपकी माता है, धरती माता, जिनका मास m है, रेडियस r है, सरफेस पर पॉइंट है B जिसके पे ग्रेविटी है G0, एक पॉइंट है A जो सरफेस से h हाइट पर है, ठीक है। और यहां पर एक मास रखा है स्मॉल m, दिख रहा है ना सबको? तो यहां पर एक मास है m, ये अर्थ है। अगर मैं इस मास को A पॉइंट से, जो कि h हाइट पर है, अर्थ के करीब लाऊंगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। यानी कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी अगर UA है तो सरफेस पर आकर के पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? UB। तो मुझे आप बताइए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना निकलेगा? यानी कि आप मुझे UB माइनस UA बताइए और आंसर आपका G0 की टर्म में आना चाहिए। G0 क्या होता है? सरफेस पर ग्रेविटी। क्या फॉर्मूला होता है सरफेस पर ग्रेविटी का? निकालिए। पहले ये डायग्राम बनाइए और लिखिए इफ a mass small m is taken from A to B, calculate change in potential energy। मतलब वैल्यू भी नहीं रख पाए आप। आइए क्या निकालना है? UB यहां पर, तो यहां पर ये कितना दूर है? कैपिटल R,
तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर, ये हो गया आपके पास यूवी। भाई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? माइनस जी m1 m2 अपॉन आर। अगर दो मासेस आर डिस्टेंस पे रखे हैं तो अगर ये इसके सर पे ही खड़ा हो जाए यहां पर तो जितनी इसकी रेडियस है उतना ही दूर है। और यू ए कितना आएगा? माइनस जी एम एम। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है सेंटर से? आर प्लस एच। चेंज निकालना है ना, तब ज्यादा में से कम वाले को माइनस कर दो, ज्यादा बेटर है यहां पर, ताकि हमारा आंसर पॉजिटिव आ जाएगा और कोई बात नहीं है। यू ए माइनस आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, ये बात सही है। ठीक है, अब ठीक है, कट गया। एच आर प्लस एच। ठीक है, अब मुझे इसमें डालना है जी नोट की वैल्यू। सुनना इधर, जी नोट क्या है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जी एम क्या हो गया? जी नोट आर स्क्वायर। पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। तो डेल्टा यू हो गया मेरे पास जी नोट आर स्क्वायर एम एच अपॉन आर प्लस एच अपॉन आर। काटो, आर एच एम जी अपॉन आर प्लस एच। तो ज्यादा में से कम वाले को माइनस करा है ना, तो इसको हम बोलेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इफ अ मास स्मॉल m moves from some height to the surface। लिख लीजिए,